नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने इस निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश। थर्ड ग्रेड एग्जामिनेशन 2026 में होने वाली जो परीक्षा है उसका लेवल 1 लेवल 2 में जो इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उसकी 50 अपन ने वहां वीडियोस देख लिए हैं, लेक्चर्स आपके लिए कवर कर दिए हैं। करीब करीब 870 सवाल आपने निकाल लिए। ये 51 वाला शुभ आंकड़ा है जो इस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें लेवल 1 लेवल 2 थर्ड ग्रेड एग्जामिनेशन के लिए वहां पर लास्ट का वीडियो आज का आपका रहने वाला है। मैंने कहा था करीब करीब 900 सवाल के आसपास आपको निकलवाऊंगा, तो इसमें 900 क्वेश्चंस तक अपन वहां पर इसमें पहुंचेंगे। मतलब कम से कम आपको वहां पर 900 सवाल इन टोटल को मैं जोड़ूंगा तो यहां 871 से 900 तक 30 सवाल आपको वहां पर देखने को मिल ही जाएंगे आपका वहां पर। ठीक है, तो आप गौर करो कि आप वहां पर इन चीजों के साथ में किस रूप में इनको ढूंढेंगे, किस तरीके से वहां पर इनका आंसर आपको निकालना आएगा। ठीक है, तो चेक करना जरा यहां पर। अगले ने कहा कि आपका कि द प्लूरल ऑफ फॉर्मूला इज, ठीक, ये जो पैटर्न अपने पास आता है ये एक तरीके से नाउन एंड नंबर का है, संज्ञा और आपका बहुवचन है। ठीक है, उससे जुड़ा हुआ सवाल आपको देखने को मिला। तो इसमें फॉर्मूला जो शब्द है, फॉर्मूला का हम दो प्रकार से वहां पर प्लूरल बना सकते हैं, इसे फॉर्मूलाई कह सकते हैं, इसे फॉर्मूलास कह सकते हैं। दोनों अंदाजों में इसे रखा जा सकता है, अकेला ये नहीं होगा। ठीक है, दोनों में रखा जा सकता है। अगले सवाल पे आपका आ जाए वहां पर 872 के अंदर कि द वर्ड सेजुलस मीन्स, ये सवाल अपने पास में आता है सिनोनिम का आता है या समानार्थी शब्द के अंतर्गत इसे आपका रखा जा सकता है। तो सेजुलस किसे कहते हैं? जो आदमी हार्ड वर्कर होता है, ठीक है, इंडस्ट्रियस होता है, बहुत ज्यादा सावधानी बरतने वाला होता है, उस नेचर को अपन क्या कहेंगे? आपका सेजुलस के साथ में वहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीजें कैसी हैं? जो डिलिजेंट होती हैं और केयरफुल नेचर के साथ में जोड़ी जाती हैं। इसमें ये बिहेव आपका नहीं आएगा, लेजी वाला नहीं आएगा, स्लीपी स्लो वाला नेचर आपका देखने को नहीं मिलेगा। अगले पैटर्न पे आ जाओ कि द लिटरेरी डिवाइस दैट यूजेस अ वर्ड और फ्रेज विद टू मीनिंग्स, एक ऐसा साहित्यिक अलंकार, आपका साहित्यिक युक्ति जो एक शब्द या फिर एक वाक्यांश को प्रयोग में लेती है जिसके दो मीनिंग्स होते हैं, जिसमें एक बॉडी होता है, दूसरा आपका सजेस्टिव होता है। ठीक है, कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि एक सुझावात्मक होता है और एक कहीं ना कहीं आपको दरकिनार करने वाला, हटाने वाले टर्म में आपको देखने को मिल सकता है। तो जिसका दोहरा व्यवहार अपने पास में रहता है, ठीक है, दोहरे अंदाज में उसे आपका लिया जाता है। ऐसे लिटरेरी टर्म को या ऐसी पोएटिक डिवाइस को, लिटरेरी डिवाइस को या फिगर ऑफ स्पीच को अपन कहते हैं डबल एंटेंड्रे। हालांकि पन है, पन के अंदर भी दो अर्थ आते हैं, लेकिन उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ में चले जरूरी नहीं है। पैराडॉक्स में क्या होता है? बिल्कुल विपरीत होता है। आयनी तो आपकी कटाक्ष के रूप में काउंट करवा ली जाती है। एट 74 की तरफ बढ़ते हैं कि द प्राइमरी लिमिटेशन ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज दैट इट कैन नॉट डेवलप। ये हमारे पास में टीचिंग मेथोडोलॉजी में जीटी या टीसीसी मेथड का सवाल है कि जो आपके प्राथमिक स्तर पर जो बाध्यता आती है, सीमा आती है, कमी आती है जीटी मेथड की, कि इसमें विकसित नहीं होता है। तो गौर करो, इसके अंदर रीडिंग स्किल्स बिल्कुल विकसित होती हैं, वोकैबुलरी बिल्कुल विकसित होता है, लिटरेचर की थोड़ी बहुत समझ आ ही जाती है, पूर्णतया तो नहीं आती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी या फिर आपके संप्रेषण, ये जो प्रतिस्पर्धा है वो देखने को नहीं मिलती है। अगले क्वेश्चन पे ये अपने पास में जो सेंटेंस है वो एक तरीके से कंडीशनल का है, एक तरीके से टेंस या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का भी है। तो मैं सिर्फ वर्ब का सवाल यहां पर कहूंगा। तो इसमें आई विश, आई पूर्णतया इमेजिनेशन की बात करता है, पूरी कल्पना की बात वहां करता है। तो पूर्ण कल्पना के लिए हमारे पास में केवल वर्ब रहता है, चाहे सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, एक वचन बहुवचन कोई सा भी आपका क्यों ना हो। इसमें एम, वोज या हैड बीन के लिए कोई जगह वहां पर नहीं रहती है। एट 76 इसकी अगर मैं बात करूं कि द इडियम टू स्टील वंस थंडर मींस, यहां पर जो अपना सवाल है वोकैबुलरी सेक्शन के अंतर्गत किसमें जाएगा? आपका इडियम में चला जाएगा। लोकोक्ति और मुहावरे से जुड़ा हुआ सवाल आ जाएगा कि आप वंस थंडर, एक की जो गर्जना है उसको स्टील कर लेते हैं, उसको चुराने की बात आपका वहां पर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां चेक करना कि टू स्टील वंस थंडर मींस, ठीक, ये जो मायने आपके पास आते हैं या फिर ये जो तरीके आपके पास में आते हैं, इनके नेचर के अंतर्गत आप इसे किस में लेकर जाओगे? जब आप किसी दूसरे का जो विचार होता है, किसी दूसरे का जो अचीवमेंट या उपलब्धि होती है, उसको किसी अन्य के लिए क्या कर लेते हैं? आपका चुरा लेते हैं, और साथ में अपने लिए भी चुरा लेते हैं, अन्य के लिए चुरा लेते हैं, उसका फायदा उठा लेते हैं, उसका क्रेडिट आप ले जाते हैं, किसी और को दिलवा देते हैं। जो मुख्य है उसको वहां क्रेडिट नहीं मिलता है। ये पैटर्न कहलाता है टू स्टील वंस थंडर वाला। मेहनत किसी और ने की, दहाड़ किसी और ने मारी, गर्जना किसी और ने की, और फायदा आप उठाकर चले गए। अगले सवाल पे 877 वाला सवाल कि द टर्म, एक ऐसा वहां पर टर्म या तंतु या शब्द बताइए, वोकैबुलरी ऑफ अ लैंग्वेज, जिसमें भाषा के शब्द भंडार की बात वहां पर की जाती है। तो इस पूरे सेंटेंस के लिए हम जब वन वर्ड चाहेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो वो वहां पर क्या बन सकता है? मैं फिर कह रहा हूं कि वह टर्म बताइएगा जिस टर्म के अंतर्गत आप ये कहते हैं कि वोकैबुलरी ऑफ अ लैंग्वेज है, उसे लैक्सिकॉन कहा
जाता है। फोनोलॉजी आती है साउंड से जुड़ा हुआ, सिंटेक्स आपका संरचना से जुड़ा हुआ, सिमेंटिक्स आपका मीनिंग से जुड़ा हुआ। तो किसी लैंग्वेज की वोकैबुलरी है उसे अपन क्या नाम देंगे? लेक्सिकॉन का नाम देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला जो सवाल आपके पास में है, ये सवाल फिर से एक तरीके से मैं यही कहूंगा बच्चा कि वन वर्ड की तरफ ले जाओ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक डेफिनेशन देकर उसका एक शब्द आपसे पूछ लिया गया। हालांकि ये कहीं ना कहीं टीचिंग मेथोडोलॉजी के साथ में भी जोड़ा जा सकता है डेफिनेशन के लेवल के ऊपर। अगले ने कहा कि आपका वहां पर सवाल क्या दिया है कि द स्टडी ऑफ द यूज ऑफ लैंग्वेज, भाषा के प्रयोग को जो अध्ययन आपको देखने को मिलता है इन कम्युनिकेशन, संप्रेषण के अंदर, पर्टिकुलरली विशेष तौर पर द रिलेशनशिप, वह संबंध बिटवीन द लैंग्वेज एंड द कंटेक्स्ट, आपकी भाषा और आपकी संदर्भित अवस्था के बीच में, उसे अपन नाम देते हैं आपका प्रैग्मेटिक्स का। क्योंकि ये चीजें मैंने अभी आपके सामने बोली हैं, ये सिमेंटिक्स अर्थ से जुड़ा हुआ है, मोफोलॉजी है वो आपके अक्षरों से जुड़ा हुआ, शब्दों से जुड़ा हुआ है, फोनोलॉजी आपका वहां पर साउंड से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे कि विच एलिमेंट इज जनरली कंसिडर्ड लीस्ट इंपॉर्टेंट इन इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। अगर इसकी आप बात वहां पर करते हैं तो ये सेंटेंस अपने पास में आता है टीचिंग ऑफ कंपोजिशन, टीचिंग मेथोडोलॉजी के अंदर, रचना लेखन के अंतर्गत, या फिर अपन लेटर राइटिंग के अंदर भी इसे मान सकते हैं कि जब भी आप अनौपचारिक पत्र लेखन करते हैं तो उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण जो आपका घटक बोला जाता है उसे किस रूप में माना जा सकता है, उसे किस रूप में आपका स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, तो जब आप वहां पर कम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं इनफॉर्मल में, तो आपको यह चीज ध्यान रखनी है, डेट मेंशन करना अति आवश्यक होता है, राइटर का या सेंडर का एड्रेस बताना होता है, संबोधन अगले का देना होता है, लेकिन नीचे आते आते जो औपचारिक आपके पास में सब्सक्रिप्शन होता है उसकी इसमें कहीं कोई ज्यादा जरूरत वहां पर नहीं होती है। वो मेनली जरूरत होती है फॉर्मल लेटर राइटिंग में, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में इसकी जरूरत वहां पर नहीं होती है। एट जीरो में बढ़ोगे आपका वहां पर चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये जो सेक्शन आपके पास में आता है, ये सवाल अपने पास में सिंटेक्स या सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट या सब्जेक्ट ऑफ कॉन्कॉर्ड का सवाल है, और इसके अंतर्गत आप चेक करेंगे यहां पर अपना एक बीच का लिंकिंग डिवाइस कौन सा है? अलंगविद है, जिसमें दूसरे वाला जो उसका करीबी है वो हिज कंप्लाइज है, और दूर वाला या पहले वाला वो द थीफ है। तो अलंगविद जहां आता है उसमें पहले वाले या फिर दूर वाले के आधार पर इस वर्ब को भरा जाता है। ये आपका वहां पर सिंगुलर सेंस में आपको देखने को मिलेगा, अर्थात इसमें प्लूरल के लिए कोई जगह वहां पर होनी नहीं चाहिए। तो इट मींस इसके अंदर से आपका प्लूरल आर चला गया, वर चला गया। ठीक है, अरेस्टेड गिरफ्तार कर लिया गया, मतलब पास्ट में गिरफ्तार कर लिया गया, तो प्रेजेंट के लिए जगह वहां नहीं है, पास्ट के लिए इसमें सेक्शन कौन सा आ जाएगा? आपका वॉज वाला रहेगा। एट वन वाले पे आ जाओ आपका वहां पर, ये जो अपना टर्म है इसे अपन पढ़ते हैं आपका सिनोनिम या फिर समानार्थी शब्द के तौर पर इसे आपका देखा जाता है कि द वर्ड रिकाल्सिट्रेंट मीन्स, ये जो शब्द आपको दिया हुआ है इसका अर्थ क्या है, इसका वहां पर मीनिंग क्या निकलता है? तो इसमें एक ऐसी चीज जब कोई व्यक्ति जिद कर लेता है, हठधर्मी हो जाता है, सहयोग पर उतर आता है, आपका किसी भी मायने पर किसी भी पैटर्न पर आपका सहयोग वहां पर नहीं करता है, उसे कहा जाता है स्टबनली अनकोऑपरेटिव। एक बार फिर बोल रहा हूं, क्या कहा जाएगा? स्टबनली अनकोऑपरेटिव के नाम से इसे वहां पर जाना जाएगा। ठीक, अगले सेक्शन पे आ जाए आपका एट टू वाले पैटर्न के अंदर देखना कि आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस वाला पैटर्न है। अगर इसको अपन पढ़ते हैं तो ये फिर अपने पास में पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी टर्म, लिटरेरी डिवाइस है, इनसे जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछ लिया गया। अलंकार से जुड़ा हुआ कि इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, ये सबसे अच्छा वक्त भी था और ये सबसे बुरा वक्त भी था। अच्छा सोचने वालों के लिए अच्छा था और बुरा सोचने वालों के लिए बुरा था। ठीक है भाई, बुरा देखन में चला, मुझसे बुरा ना कोई आपका। ठीक है, उस आधार पर आधारित एक कथन है वो आपको यहां पर प्रेजेंट करके दिया हुआ है। तो एट टू के अंतर्गत आपका आंसर क्या बनेगा? जहां पर ये चीजें विपरीत अवस्था को दर्शाती हैं, मतलब इधर पॉजिटिव उधर आपका नेगेटिव, तो प्रतिकूल अवस्था बताने के लिए उसमें अपन एंटीथेसिस का यूज करते हैं। ये कहीं ना कहीं एक संकेतात्मक पद्धति में सूक्ष्मता को बताने वाला भाग होता है। ये वहां पर किसी और को रिलेट करने के लिए होता है और ये आपका अतिशयोक्ति या बढ़ा चढ़ा के कहने के लिए काम में लिया जाता है। अगले सवाल पे चलें। आपका ये मेथड ऑफ इवैल्यूएशन है, आपका वहां पर टीचिंग मेथड्स के अंतर्गत ही वहां पर काम में लिया जाएगा। तो विच मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन की कौन सी पद्धति या कौन सी विधि है, इन्वॉल्व जो शामिल करती है स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को करेक्टिंग देयर पीएस वर्क, अपने हम उम्र या समवयस्क जो बच्चे हैं उनकी कृतियों को दुरुस्त करने में, उनको शुद्ध करने में आपकी मदद वहां पर आपका करता है। इस मेथड को किस नाम से आपका जाना जा सकता है? तो गौर करना, जहां पर आपके साथ वाले बच्चे हैं उनका आप वहां गलतियों में शुद्धि करने का काम करते हैं, उसे आपका पीयर करेक्शन का नाम बोला जाता है। इसमें सेल्फ असेसमेंट की जगह नहीं है, इसमें डायग्नोस्टिक टेस्टिंग की जगह वहां पर नहीं है, इसमें समेटिव असेसमेंट की जगह भी वहां पर नहीं है। स्वयं आकलन खुद का नहीं करना है। ठीक है, डायग्नोस्टिक जो डी टेस्ट होता है वो तो टीचर करता है, आपका पीयर कर ही नहीं सकता है। समेटिव असेसमेंट भी टीचर करता है। तो पीयर करेक्शन मतलब बच्चे की गलती निकालता है, उसे पीयर करेक्शन का नाम दिया
जाता है। एट 4 के अंतर्गत अगर अपन देखेंगे तो यहां पर अपने पास में ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल के अंतर्गत इन चीजों को पढ़ा जाएगा। ये एक्टिव से पैसिव के नजरिए से आपका देखा जाएगा। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, आपका सीधा सीधा चेंज इसमें आपसे पूछ लिया गया कि भाई आप ये बता दो कि इसके चेंजेस के अंतर्गत कौन सा आंसर इसमें सटीक बैठता है, इसके नजदीक वहां पर चला जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव इंटरोगेटिव में बनेगा। डिड आपका वोज या वर में जाता, तो वोज या वर है वो सब्जेक्ट से पहले लगना इंटरोगेटिव में, तो मतलब यू के लिए आप वर लगा सकते हो। ठीक, अब यहां से काटना चालू करो, वोज नहीं आएगा, मतलब दो चीजें आपकी बाहर हो गई हैं। यहां पर वर आएगा लेकिन सब्जेक्ट के बाद नहीं बल्कि पहले आएगा, क्योंकि नेचर कैसा है, इंटरोगेटिव है। अब इसका पैसिव बेटा ये बना, व्हाई वर यू डिप्राइव्ड ऑफ योर जॉब बाय हिम। अब चेक करो, डिप्राइव्ड अपने साथ में फिक्स में क्या लेता है, ऑफ लेता है, आगे वाला योर जॉब, उसके बाद में बाय के साथ में क्या लग जाएगा, हिम लग जाएगा। नंबर एट 5 वाला नेचर, इसके अंतर्गत आप लेकर चलेंगे। अगर इस सीन को आप उठाते हैं तो ये फिर से वोकैबुलरी सेक्शन है, वोकैबुलरी सेक्शन के साथ में से आपका वहां पर पढ़ा जाएगा। ये जो अपने पास में इडियम या इडियम्स वाला नेचर है, द इडियम टू पैडल वंस ऑन कैनू, कनु, ये गौर करना है, इसे कैनू नहीं पढ़ा जाएगा, कनु पढ़ा जाएगा छोटी नाव के लिए। ये जो इडियम है अपना मीनिंग क्या देता है, अपनी नाव के पैडल हैं आप खुद ही मारते हैं, खुद ही उस नाव को खेकर आगे आपका चले जाते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, किसी और पर आश्रित आप वहां पर नहीं रहते हैं, सारा का सारा वजन आप पर होता है, तो आप सेल्फ रिलायंट बनते हैं, आप आत्मनिर्भर वहां बनते हैं। टू बी सेल्फ रिलायंट, ये तो बिल्कुल अपोजिट मीनिंग हो गया कि टू डिपेंड ऑन अदर्स, दूसरों पर निर्भर करना। टू सेल ए बोट मतलब नाव की सवारी करना। टू वर्क इन ए टीम, ये बिल्कुल आपका अलग नेचर में देखने को मिलेगा। अगले सेक्शन पे आ जाएं। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रास्टिव स्ट्रेस इन स्पोकन इंग्लिश इज यूज्ड टू, वह कॉन्सेप्ट, वह अवधारणा जिसमें आप क्या चाहते हैं, विपरीत या विरोधी स्तर की आपकी तनाव की स्थिति देखते हैं, जिसमें स्पोकन इंग्लिश में इसे किस नेचर में रखा जाएगा, मतलब विरोधी या विपरीत स्तर की बातें इसके साथ में आपको जोड़कर बतानी होती हैं। तो इसमें अगला ये चाहेगा कि कोई भी आप कंट्रास्ट लेकर आते हैं तो वो इंफॉर्मेशन है, वो सूचना है, पुरानी वाली के विपरीत हो गई, उसके लिए नई बन जाती है, या ऐसा बिंदु जिस पर आप जोर देकर पुरानी वाली सूचना को गलत साबित करते हैं या उसके विपक्ष में अपना तर्क वहां पर देते हैं, उसे कंट्रास्टिव स्ट्रेस के नाम से जाना जाता है। यहां पर किसी भी रूप में किसी सेंटेंस के एंड को इंडिकेट नहीं किया जाता है, इसमें किसी क्वेश्चन को इंडिकेट नहीं किया जाता है, इसमें कोई हेजिटेशन या फिर आपकी हिचकिचाहट है उसको भी वहां पर रखा नहीं जाता है। तो ये सवाल अपने पास में आता है, ये पार्ट आता है टीचिंग मेथोडोलॉजी के अंतर्गत, स्पेशली एएलएम में ऑडियो लिंगुअल मेथड से जुड़ा हुआ। अब ये सेंटेंस फिर से आता है आपका करेक्शन के अंदर, लेकिन ये सेंटेंस जुड़ा हुआ बेटा कंडीशनल्स के नेचर के अंदर, ये शर्तात्मक वाक्य होते हैं, उनके नेचर में इसे आपका माना गया कि करेक्ट द सेंटेंस, उस सेंटेंस या उस वाक्य को आपको शुद्ध करके वहां पर देना है। इफ आई गेट द जॉब आई शैल बी हैप्पी, अगर मैं नौकरी प्राप्त कर लूंगा तो मैं वहां पर खुश हो जाऊंगा। अब इसमें गलती क्या, कंडीशनल के नेचर के अंदर वो सुनना, इफ वाला क्लोज यहां पर रियल या प्रोबेबल या फर्स्ट कंडीशन के अंदर यहां पर मॉडल नहीं लेगा, ये गलती है। सेंटेंस पूरा ये बनना चाहिए, इफ आई गेट द जॉब आई शैल बी हैप्पी। ठीक, यहां चेक करो कि ये गलती कहां पर है, गॉट ये पास्ट में है, ये फ्यूचर में, कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, इधर यहां पर वुड की आवश्यकता है ही नहीं, गलती आपने यहां पर छाड़ दी, इसमें से विल को हटा दीजिए, अपना आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले पे आ जाएं। ट्रिपल एट या नेल्सन फिगर इसे यहां पर कहा जा सकता है। ये फिर से तुमसे क्या पूछा जा रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जा रहा है। एक तरीके से तुम्हारे पास में जो टीचिंग मेथोडोलॉजी का एक प्रिंसिपल होता है कि इन चीजों के अलग अलग सेक्शन क्या कहलाते हैं, उनको किस हिसाब से काम में लिया जाना है, वहां पर भी ये जानकारी आपकी दुरुस्त करवा के दी जा सकती है कि द स्टडी ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, वह अध्ययन जिसके अंदर आपको क्या करना है, शब्दों का प्रबंधन या शब्दों की व्यवस्था वहां पर करनी है। ठीक, इन अ सेंटेंस, एक वाक्य में, टू फॉर्म, ताकि आप प्रारूप तैयार करें, मीनिंगफुल स्ट्रक्चर्स किसका, अर्थप्रद संरचनाओं का इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है। ये संरचनात्मक अनुबंध होता है और इसे सिंटैक्स के नाम से आपका जाना जा सकता है। ये मोर्फोलॉजी नहीं है, ये फोनोलॉजी नहीं है, और ये सिमेंटिक्स के नाम से भी आपको बोला नहीं जाएगा। जब आप एट 9 की बात वहां पर करते हैं तो इसके अंदर आपसे पूछा जाता है सिनोनिम या समानार्थी जो शब्द हैं उसके अंतर्गत इसे आपका देखा जाएगा। द वर्ड ऑब्स्ट्रूसिव मीन्स, वह शब्द जिसके अंदर ऑब्स्ट्रूसिव नेचर की बात की गई है। तो ऑब्स्ट्रूसिव क्या होता है, हालांकि इस वर्ड को पढ़ते ही कहीं ना कहीं आपका एक इंडिकेशन आ जाता है कि आप कहीं किसी का गैर वे में, मतलब ये कहूं कि नेगेटिव अंदाज के अंदर क्या चाहते हैं, अपमान करना चाहते हैं आपका। आप किसी को देखते जरूर हैं, ठीक है, किसी से मिलते जरूर हैं, उसकी बातचीत चलती जरूर है, लेकिन आप उसका स्वागत नहीं करना चाहते, उससे मिलकर आप खुश नहीं होना चाहते हैं, मतलब इसमें सूक्ष्मता नहीं आ रही है, आप उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहते। ठीक है, ये छिपी हुई बातें नहीं है, ये संरक्षित बातें नहीं है, आप इन चीजों को सामने तो देखते हैं, ठीक है, लेकिन जो प्रमुखता देनी चाहिए वो नहीं देते हैं। इसका वेलकमिंग वे नहीं बल्कि कैसा नेचर है आपका, अनवेलकमिंग वे के रूप में से आपका देखा और पढ़ा
जा सकता है। एट 9 वहां पर ये जो पैटर्न है, ठीक है, इस वाले पैटर्न को आप आगे लेकर चले वहां पर, ठीक। ये तो आपके पास में आई गया ना ऑब्स्ट्रूसिव वाला मैनर, ये ऑब्स्ट्रूसिव वाला मैनर इसके साथ में आपका वहां पर जुड़ ही जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, सेम है आपका वहां पर। अगले पे चले, विच टीचिंग मेथड एम्स, कौन सा आपका शिक्षण विधि इस बात पर लक्ष्य देता है टू लोअर द अफेक्टिव फिल्टर, कि आप वहां प्रभावशाली जो आपकी छलनी है, ठीक है, उसको निम्न स्तर पर ले जाएं इन लर्नर्स, उन अधिगमकर्ताओं में, बाय क्रिएटिंग अ लव स्ट्रेस, जहां पर निम्न स्तर की चीजें उनको निर्मित किया जाए, नॉन जजमेंटल एटमॉस्फेयर रहता है जिसमें गैर निर्णायक वातावरण है, उसकी बातें भी वहां पर बताई जाती हैं। अगर इस सेक्शन विशेष के अंदर मैं पढ़ूं, ठीक, तो ये सवाल भी मेरे पास में किसका आ जाएगा बच्चा, आपका वहां पर टीचिंग मैथोडोलॉजी का सवाल आपको वहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो सेक्शन का पार्ट है, इस सेक्शन के पार्ट के अंतर्गत अगर आप पढ़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं सुझावात्मक प्रवृत्ति आती है, सजेशन या एडवाइस की बात देता है, तो वो चीज आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए किसमें चला जाएगा, सजेस्टोपीडिया के अंतर्गत चला जाएगा। इसमें साइलेंट वे की जरूरत नहीं है, टीपीआर की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चरल अप्रोच की वहां पर जरूरत नहीं, ठीक। अगले पार्ट पे आ जाएं, द वर्ब टू ऑब्विएट मीन्स, ये जो शब्द है आपका ऑब्विएट वाला, इसका मतलब क्या निकलेगा, ये सिनोनिम की तरफ जाएगा आपका वर्ब पैटर्न के अंदर, वोकैबुलरी सेक्शन को आपको एनहांस करने के लिए वहां पर आपसे पूछा गया शब्द है। अगला यही कहेगा कि फुल इंफिनिटिव टू ऑब्विएट है, इसके मायने वहां पर क्या होते हैं। तो जब आपको किसी चीज की आवश्यकता होती है और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो उस परेशानी को आप हटाते हैं, ठीक है, और उस आवश्यकता को ही क्या करते हैं, दरकिनार कर देते हैं कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, उसे कहा जाता है टू रिमूव अ नीड और डिफिकल्टी। इसमें क्रिएट नहीं होता है, इग्नोर नहीं होता है, मैटर को कॉम्प्लिकेट करना तो बिल्कुल भी नहीं होता है। अगले सवाल पे बढ़े आपका, इसमें फिर से आपका लिटरेरी टर्म आपसे पूछा हुआ है, फिगर ऑफ स्पीच आपसे वहां पर पूछा हुआ है, लिटरेरी डिवाइस आपसे वहां पर पूछा हुआ है, साहित्यिक अलंकार की बात इसके अंदर की गई है कि आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार को आपको पहचानना है। आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड, मैं निर्दयी तो बनता हूं लेकिन इसलिए कि मैं दयालु बन सकता हूं, ठीक है। ताकतवर लोग हैं उनके खिलाफ मैं निर्दयी बनता हूं और कमजोर लोगों के लिए मैं बिल्कुल दयालु बन जाता हूं, ये फैक्टर आता है आपका वहां पर। तो किस टाइप का नेचर आपको इसमें देखने को मिलेगा 892 के अंदर, ये कथन विरोधाभासी कथन है, उसे अपन पैराडॉक्स का नेचर देंगे। अगर ऑक्सीमोन होता तो बिल्कुल नजदीक नजदीक दो अपोजिट वर्ड आपको देखने को मिलते हैं। सिमिली में कंपैरिजन होता दो डिससिमिलर थिंग्स के अंदर, सो लाइक एज के साथ में। मेटाफोर के अंदर क्या होता है, कंपैरिजन होता, लेकिन वो वहां पर सिग्नल वर्ड्स के बगैर माना जाता। 893 का सवाल, इसके अंदर फिर से आप फोनेटिक के अंदर आ जाएंगे और फोनेटिक वाला जो पैटर्न है उसमें आपका एक साउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है। बैड वर्ड में जो आपका वहां पर एक बीच का साउंड है, कौन सा, ए नहीं बल्कि ए साउंड वहां पर को देखने को मिलता है। तो वाउल तो है, ये क्लोज है कि ओपन है कि मिड है या फिर बैक है, ये चीज आपको पता करनी है। आप बोलेंगे ए, मतलब कहीं ना कहीं साउंड बीच में जाकर आपका स्ट्राइक करती, तो इसे मैं क्या कहूंगा, मिड वाउल। गौर करना, वोवल या वोवेल नहीं होता है, वाउल होता है, क्लोज नहीं होता है, ओपन नहीं रहता है, टोटली बैक साइड पे भी आपका वहां पर जाता नहीं है। तो ये जो साउंड आया आपका ए, ये ई लिखा हुआ दिख रहा है ना, इसका साउंड क्या बोलेगा, ए साउंड वहां पर आपका बोलेगा, और ए साउंड अपने पास में मिड वाउल का काम करेगा। चूज द सिनोनिम फॉर मियास्मा, ठीक है। गौर करना, यहां पर एक टर्म आया, कौन सा आया, मियास्मा, ठीक है, मियास्मा। यहां पर फिर से वोकैबुलरी सेक्शन है और वोकैबुलरी सेक्शन के अंतर्गत ये चीज आपकी सिनोनिम या सेमिन मीनिंग या सिमिलर में वहां पर चला जाएगा। ये वर्ड कहीं ना कहीं आपको एक लेंथ उसको क्रिएट करते हुए बताता है या उस चीज को एनहांसमेंट की तरफ आपका आगे की तरफ लेकर जाता है। तो जब एक ऐसा माहौल तैयार होता है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार होता है जो बिल्कुल अनप्लेजेंट या दुखद होता है या नुकसानदायक होता है, काफी भारी भरकम होता है, उसे इस नेचर में आपका रखा जाता है। ये कोई प्लेजेंट फ्रेग्रेंस नहीं है, ये कोई क्लियर वेदर नहीं है, ये कोई ब्राइट लाइट भी वहां पर देखने को नहीं मिलती है। अगली चीज यहां पर 895 वाली कि द लिटरेरी डिवाइस वेयर अ माइल्ड और इनडायरेक्ट वर्ड इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर वन कंसिडर्ड टू हार्श और ब्लंट इज कॉल्ड। यहां पर अगर आप देखते हैं तो ये फिर से जो टर्म मेरे पास में आ रहा है, ये टर्म बच्चा किसमें चला जाएगा, आपका लिटरेरी टर्म में चला जाएगा, ठीक है, लिटरेरी डिवाइस में, पोएटिक डिवाइस में, फिगर ऑफ स्पीच में देखने को आपका मिलेगा। अगला क्या कहना चाहता है कि जो मेरे पास में शब्द हैं जिन्हें इनडायरेक्ट नेचर के साथ में बोला गया, इनडायरेक्ट नेचर के साथ में आपका प्रेजेंट वहां पर किया गया, ऐसी लिटरेरी डिवाइस जिसमें माइल्ड, मृदुल, मधुर, मीठे जो शब्द हैं या फिर अप्रत्यक्ष शब्द है उसे बोला गया लेकिन उसको स्थानापन्न कर दिया गया, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, उसे आपका बदल दिया गया फॉर वन कंसिडर्ड टू हार्श, जहां पर एक ऐसे फैक्टर के लिए जो ज्यादा कर्कश होता है और ब्लंट बिल्कुल भोटा या धारहीन होता है, उसे क्या कहा जाता है। ये चीजें आती हैं यूफेमिज्म, अच्छे शब्दों को कड़वे शब्दों में परिवर्तित
कर देना उसे कहा जाता है यूफेमिज्म, मतलब शब्दों का भान ही बिगाड़ देना, शब्दों की स्थिति है उसको पूर्णतया परिवर्तित कर देना। अगला यहां पर ये चाहता है कि अपने पास में सेंटेंस है, सेंटेंस को आपको करेक्ट वे में पहचानना है, ठीक। तो इसमें एक तरीके से आपको ये छांटना है कि विच वन इज करेक्ट, ठीक है, जिसमें हु या हुम का सही यूज है वो कैसे है। देखो वर्सेस लिखा हुआ है, हु और हुम दोनों के बीच में आपका अंतर करते हुए बताओ कि कौन सा सेंटेंस वहां पर आपका करेक्ट यूज के नेचर में आता है। तो इसमें आपको एरर वाला सवाल पूछा गया है, मतलब 3 आपके सेंटेंसेस गलत हैं और एक सेंटेंस आपका वहां पर करेक्ट नेचर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप ये देखो, हु डिड यू गिव द बुक टू, आपने बुक किसको दी, तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप हु से प्राप्त नहीं कर सकते, हु तो सब्जेक्ट को बताता है, ठीक है। टू आ गया तो ऑब्जेक्ट का सेशन आना चाहिए, तो टू हुम होना चाहिए, टू हु नहीं आएगा, ठीक है। हुम गेव यू द बुक, तो बेटा देखो यहां पर देखो ऑक्सिलियरी कहां है, तो ये गलत हो गया, तो अपना आंसर यहां रहा अपने पास कि हुम डिड यू गिव द बुक टू, आपने ये पुस्तक दी कहां, दी किसको, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी रहा और साथ में वहां पर डिपार्चर वाले सेंस में, देने के सेंस में आपको टू भी देखने को मिल जाता है। 897 के मैटर पे आ जाओ, ये अपने पास में वोकैबुलरी सेक्शन है और वोकैबुलरी सेक्शन के अंदर भी हमारी बातें किसकी हैं, इडियम की है, लोकोक्ति और मुहावरे की देखने को मिलती है। यहां पर जो इडियम या लोकोक्ति या मुहावरा है कि टू बाक अप द रॉन्ग ट्री, गलत पेड़ की छाल उतार लेना, ठीक है, मतलब काम तो आप कर रहे हैं, ठीक, लेकिन आपका एक्शन है, आपकी एक्शन की प्रोसीडिंग है वो गलत दिशा में, गलत डायरेक्शन में आपकी आगे बढ़ रही है, उसे कहा जाता है टू बाक अप द रॉन्ग ट्री, इस नाम से जाना जाता है। आप किसी काम में लगे, परस्यू करने लगे, लेकिन आप मिस्टेकन हो गए, ठीक है, और ये जो कोर्स ऑफ एक्शन है ये आपको प्रॉपर वे में आगे की तरफ बढ़ाने वाला नहीं होगा, तो सक्सेसफुल नेचर नहीं आएगा, प्रेज संबंध नहीं आएगा, मेक अ लाउड नॉइज भी वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग ड्रिलिंग इन लैंग्वेज टीचिंग इज टू, ये बेटा फिर से टीचिंग मेथोडोलॉजी का सवाल है आपका पेडागोजिकल मैनर के अंदर, कि जो प्राथमिक उद्देश्य होता है ड्रिलिंग का मतलब प्रैक्टिसिंग का, अभ्यास कार्य का होता है किसी भी भाषा के शिक्षण कार्य के अंतर्गत, तो वो किस रूप में आपका परखा जा सकता है, किस रूप में आपका वहां पर माना जा सकता है, इसके अंतर्गत किसको स्वीकार किया जा सकता है। तो पहली बात तो आप ये चाहते हैं कि आप आश्वस्त करें किसमें, उस शुद्धता या एक्यूरेसी के अंदर जहां पर स्ट्रक्चरल जो पैटर्न है, संरचनात्मक ढांचा बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, और साथ में जो आपका हैबिट फॉर्मेशन है, आदत या वहां पर इस वे का वहां निर्माण करना बिल्कुल सही अंदाज में आपको पढ़ने को या सही अंदाज में आपको देखने को वहां पर मिलता है, ठीक है। यही ड्रिलिंग का काम होता है, इसमें केवल क्रिएटिविटी का भाग नहीं आता। ड्रिलिंग है वो क्या करती है, एक चीज को बार बार रिपीट करती है, तो रचनात्मकता, सृजनात्मकता यहां नहीं होती है। इसके अंदर आपका जो रीडिंग स्पीड है उसको प्रमोट करने की बात नहीं होती है, इसमें लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन ओनली नहीं होता है, इसमें राइटिंग भी हो सकता है, इसमें रीडिंग भी हो सकता है, आपका इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों को काम में लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी पर्पस है ड्रिलिंग का लैंग्वेज टीचिंग में वो होता है इंश्योर करना किसको, स्ट्रक्चरल एक्यूरेसी को एंड हैबिट फॉर्मेशन, जो दोनों ही पीटीई प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश से जुड़े हुए सिद्धांत के रूप में काउंट करवाया जा सकता है। अगला सवाल आपका वहां पर, द वर्ड इग्नोमिनियस मीन्स, ये वोकैबुलरी सेक्शन के अंदर अपना जो सवाल बोला जाएगा, ये सवाल बच्चा वहां पर रहता है सिनोनिम के पैटर्न का है, समानार्थी शब्द है उसके अंतर्गत इसे आपका शामिल किया जा सकता है। तो इग्नोमिनियस क्या होता है, जब आप वहां पर कहीं ना कहीं आम जनता या सार्वजनिक जनता के सामने शर्म का कारण बनते हैं, अपमान का कारण बनते हैं, और ये चीज आपकी खुद की डिजर्वेंस, आपके हालातों की वजह से, आपकी क्रिया विधियों की वजह से होती है, तो ये नेचर इसके साथ में अटैच हो जाएगा। डिजर्विंग और कॉजिंग पब्लिक शेम और डिस्ग्रेस, इसमें ऑनरेबल का नेचर नहीं है, इसमें क्लेवर का नेचर नहीं है, इसमें पीसफुल का नेचर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 9 नॉट वाला, कि द कॉन्सेप्ट दैट अ लैंग्वेज लर्नर हैज एन इंटरनल मॉनिटर, वह अवधारणा कि जो भाषा का अधिगम करता है उसका एक आंतरिक आपका वहां पर सहचर्य का स्थिति का भाग होता है, दैट एडिट्स, जो क्या करता है, इन चीजों को आपको संपादक की अवस्था में रखता है, एंड पॉलिशेस स्पीच, और यहां पर इन चीजों को चमकाने का काम भी करता है, उस आउटपुट या उस नजरिए का, इज एसोसिएटेड विद, और इसे इन चीजों के साथ में जोड़ा जाता है, इन चीजों के साथ में बताया जाता है। तो ये फिर से अपने पास में टीचिंग मेथोडोलॉजी या पेडागोजिकल सेक्शन के अंतर्गत रखा जाएगा, और ये धारणा है वो किस विद्वान की धारणा है, मोटी चीज ये है। तो यहां पर ये जो अपनी परिकल्पना होती है, जिसे अपन हिपोथेसिस का नाम देते हैं, जिस मॉनिटरिंग का, जिस परिसंचालन का भाव हमें देखने को मिलता है, तो वो किसके अंतर्गत आना चाहिए। हालांकि नाम से आराम से पकड़ में आ गया, मैंने वहां पर अंडरलाइन भी इसके अंतर्गत कर दिया है, ये काम है आपका क्रेशा का,
ठीक है। वेसेबल क्वेश्चन ऐसा बोले तो कुछ गलत नहीं है। नॉर्म चॉमस्की किसके लिए जाने जाते हैं आपका वहां पर लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के लिए जाने जाते हैं। बीएफ स्किनर आपके बिहेवियरिज्म के लिए, और वाइगॉत्स्की है इनका नेचर आता है आपका जेडपीडी के लिए आपका। ठीक, तो आपने गौर किया हो कि जो कमिटमेंट बच्चा हम लोगों ने आपके लिए किया था कि हम आपको वहां पर मोर देन, वहां पर या नियर बाई या फिर पास पास कहें लगभग लगभग आपका 900 सवाल या 900 प्लस ऐसा कुछ आपसे कमिट किया था, वो आपका आज पूरा हो रहा है। टोटल 900 क्वेश्चंस हमने आपको वहां प्रेजेंट करके दे दिए। आपके सवाल हमारे जवाब के अंदर भी आप देख रहे हैं 450 सवाल के आसपास वहां दिए हैं, तो करीब करीब आपके पास में सवाल जो बनते हैं वो 13 से 14 सवाल के आसपास बन जाते हैं। ठीक है, वहां होंगे 450 क्यों 550 के आसपास जाने चाहिए, तो टोटल आपका वहां पर करीब करीब ऐसा है कि 1450, 1350 नहीं 1450 सवाल ये हैं, और बाकी प्रैक्टिस सेशन मिलाकर देखोगे तो टोटल 2000 के आसपास एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज आपको निकलवा दिए, तो किसी प्रैक्टिस सेशन की जरूरत वहां पर नहीं है, ढेर सारे सवाल निकलवा दिए हैं। तो आज इस कड़ी को रीट का या फिर थर्ड ग्रेड जो एग्जामिनेशन है आपका 2026 लेवल 1 और लेवल 2 का मेंस एग्जामिनेशन, उसकी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की श्रृंखला को अपन यहीं पर विराम देते हैं और एक नई श्रृंखला वहां पर चालू करने जा रहे हैं, जिसकी खुशखबरी आपको जल्दी ही वहां पर यूट्यूब के किसी न किसी वीडियो में देखने को मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं कि जनवरी के अंदर आप हमें ये जरूर सूचना देंगे कि सर हमारा इंग्लिश का पेपर, मतलब इंग्लिश वाले जो क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे गए हैं और इन वीडियोस ने आपकी काफी हद तक हेल्प की है। इसी उम्मीद के साथ मैं कहूंगा कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बेटा पढ़ते रहिए, और साथ में खुशखबरी दीजिए कि सर हमारा पेपर बहुत अच्छा गया है। शब्बा खैर।